समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती है। ठीक है, ये बराबर होती है नहीं होता है, गलत लिखा था, बराबर नहीं होती है। जाहिर सा बात है, जब हमने क्षेत्रफल निकाला D1 D2 है ना, D1 यानी एक डायगोनल है दूसरा डायगोनल अलग अलग है, तो एक तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसके विकर्ण आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं। ये जो विकर्ण और ये डिग्री 90 डिग्री पे काटेगा। ये वाला कोण है ना, ये चीज़ लिखा हुआ है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आमने सामने का कोण बराबर होता है। विकर्ण देखिए बराबर नहीं होता, लेकिन एक चीज़ है, ये विकर्ण और ये विकर्ण जहाँ पे काटते हैं इस पॉइंट पे काटता है, तो इसके इधर वाला और इधर वाला जो पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट के इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों बराबर होता है। यानी ये भाग और ये भाग बराबर हो, जितनी लंबाई इधर होगी है ना, ये वाला जितनी लंबाई होगी वही इतनी लंबाई होगी, ये इधर जितनी लंबाई होगी वही इतनी ये लंबाई होगी, यानी बीच में बराबर दो भागों में बांटता है। ठीक है, तो अभी अभी तक हमने जो भी चीज़ देखा है उसको आगे हम लोग देखते हैं, एक बार समराइज करते हैं क्या क्या हमने देख लिया है। वर्ग देखा, आयत, समानांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, दोनों में सब में क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं ये देखते हैं एक बार। तो जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। उसके आंतरिक कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री। देखिए आप लोग, जो मैंने बताया कॉपी में देखिए, जो लिखा आपने, वर्ग का आंतरिक कोण कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। इसके जो विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण हो सकते हैं, और दोनों विकर्ण क्या होते हैं? उनकी लंबाई एक होती है। दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक, अगला आयत। आयत में क्या होता है आपका? जो एक आयत है उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आपस में चारों नहीं बराबर होती है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसका जो कोण बनता है, इसका जो कोण बनता है इसके बीच में, वो कोण कैसा होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आंतरिक जो कोण होता है एक भुजा और दूसरी भुजा के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। इसमें भी दो विकर्ण बनते हैं और दोनों की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन ये एक दूसरे को विकर्ण काटते हैं, वो 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। ठीक है, उसके बाद समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजा, अच्छा वर्ग में भी कि दोनों आपस आमने सामने की भुजा समानांतर होती हैं, और इधर ये दोनों भी समानांतर होती है। आयत में भी आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज क्या है? वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान तथा समानांतर हो। इन दोनों की भुजा क्या आपस में समान है? ये भी क्या, जितनी लंबाई इसकी होगी इतनी उसकी होगी, इसकी इतनी है उतनी इसकी होगी, और समानांतर होती है। आयत में भी यही होता है, सेम टू सेम। आप आमने सामने की जो भुजाएं हैं समान और समानांतर होती है, लेकिन उससे एक एक्स्ट्रा समानांतर चतुर्भुज और आयत में क्या अंतर है? समानांतर चतुर्भुज में ये जो कोण बनता है आंतरिक कोण दो भुजाओं के बीच में, वो 90 डिग्री नहीं होता है। आयत में 90 डिग्री होना जरूरी है, तभी वो आयत होगा। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज में अलग हो गया। इसका अगर इसके बात करें, दो विकर्ण है, ये कितने डिग्री पे काटते हैं? 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। आयत में भी 90 डिग्री पे नहीं काटता था, वर्ग में 90 डिग्री पे काटते हैं। ये जो अगर हम दोनों हम विकर्ण को मिलाएं तो यहाँ पे जो काटते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते। समचतुर्भुज, इसमें क्या होता है? इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन आंतरिक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। इसके विकर्ण की लंबाई अलग होती है, लेकिन विकर्ण आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक, इसको आप लोग एक चार्ट टाइप बना लेंगे, चारों का अलग अलग लिख लेंगे, चारों में क्या भुजा लिखी, एक कॉलम बनाएंगे भुजा, फिर एक कॉलम बनाएंगे आप डायगोनल का, एक बनाएंगे कि 90 डिग्री पे काटता है कि नहीं काटता है। ठीक है, समानांतर होती है कि नहीं होती है, चारों को अलग अलग टेबल के रूप में बना के लिख लेंगे, तो सभी देखेंगे आपको आसानी होगी। ठीक है, अगला है समलंब चतुर्भुज। तो वैसा चतुर्भुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती और आमने सामने की भुजा समानांतर होती है। देखिए अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आमने सामने की भुजा दोनों समानांतर होती थी, इसमें कोई एक भुजा समानांतर होती है। जैसे देखिए इसमें ABCD, ये वाला बाहर बाहर जो आकृति है उसको, ये ऐसे लंबा, इसको अभी लाइन को भूल जाइए, ये है ABCD। तो ये जो आपका चतुर्भुज, इसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसमें क्या है? कोई भी दो आमने सामने की भुजा, यानी AB और जो CD है ये क्या है? आपस में समानांतर है। ठीक है, समानांतर है, समानांतर है, लेकिन इनकी लंबाई समान नहीं है। अभी तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि आमने सामने का भुजा समानांतर होता था, कम से कम आमने सामने की भुजा की लंबाई सेम होती थी, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे समानांतर चतुर्भुज हो, चाहे आपका रोम्बस यानी समचतुर्भुज हो, सबके आमने सामने की भुजा क्या थी? बराबर थी। लेकिन इसमें आमने सामने की भुजा बराबर नहीं होती, बस और बस समानांतर होती है। और दूसरे जो आमने सामने की भुजा है वो समानांतर भी नहीं होती है ना। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे दूरी क्या है? ज़्यादा है, यहाँ पे कम है इस रेखा के बीच में, और कहीं ना कहीं इसको बढ़ाएंगे BC को, और इसको कहीं ना कहीं काटेगा, तो यानी समानांतर तो हुआ ही नहीं।
तो यानी कोई एक, यानी ये वाला जो जोड़ा है ये आमने सामने का समानांतर है, ये समानांतर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं हम लोग? समलम चतुर्भुज कहते हैं। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, यानी समानांतर भुजाओं का योग। कौन सा समानांतर भुजा है? डीसी और एबी, इनका योग और गुना ऊंचाई। अगर मान लेते इसकी लंबाई डी है, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बी, तो बी प्लस डी इंटू हाफ, यानी हाफ इंटू बी प्लस डी इंटू एच। एच यहाँ से यहाँ पे इस बिंदु से इस पे लंब डालेंगे, उसको क्या कहेंगे? ऊंचाई कहेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? हाफ गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, यानी हाफ गुना बी प्लस डी इंटू एच। ठीक है, ये आपका आ जाएगा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा, समलम चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? चारों को जोड़ दीजिए, ए बी सी डी हो गया। समलम चतुर्भुज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका हम लोग क्षेत्रफल दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। आप इसने यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर गिराया, ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर आया, लंब आया, ये यहाँ से आया। इस आकृति में देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, और एक आयत ये बन रहा है। तो हम इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाले, इसका क्षेत्रफल निकाले और इस आयत का क्षेत्रफल निकाले, और तीनों को जब जोड़ देंगे तो वो कितना आएगा? वो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। ये जो आया है ना, हाफ बी प्लस डी इंटू एच, वो ऐसे ही आया है। आप करके देखें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लें, और फिर इसका क्षेत्र, तीनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दे तो इतना ही आएगा। ठीक है, करके देखिएगा। नहीं आएगा तो पूछिएगा सर कि नहीं आया, आप दिखाइए, मैं बता दूंगा। ठीक, आगे है समबहुभुज। बहुभुज क्या होता है? देखिए, बहुभुज सारे बहुभुज है, चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, और जितनी भी भुज जिसमें भुजाएं होती है सबको बहुभुज कहते हैं। बहुभुज का अलग अलग टाइप होता है। चतुर्भुज तक हमने देख लिया, अब आगे पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, है ना, सप्तभुज, इस तरह से आगे जितनी 8 भुजाएं हैं तो अष्टभुज, 7 भुजाएं सतभुज, 6 भुजाएं तो षष्ठभुज, 5 भुजाएं तो पंचभुज। सम लगा हुआ है, यानी जो भी भुज हम जिसकी बात करें उसमें सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। देखिए, चतुर्भुज हमने पढ़ा है तो उसमें एक ही ऐसा था, एक नहीं दो ऐसा था जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर थी। एक तो वर्ग था और एक दूसरा कौन था? रोम्बस। सम चतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर थी। लेकिन अगर हम बहुभुज में आगे हम पढ़ेंगे, अगर पंचभुज पढ़ेंगे, षष्ठभुज पढ़ेंगे, सम अगर उसके आगे लगा है तो हम सीधा सा मतलब क्या समझेंगे? इसके अगर 5 भुजाएं तो पांचों भुजा आपस में बराबर होगी, 6 है तो 6 भुजा बराबर होंगी, 7 जितनी भुजाएं होंगी आपस में बराबर होंगी। ठीक, अब वृत्त के बारे में देखिए, है ना। चतुर्भुज खत्म हो गया। चतुर्भुज जो भी इसके क्वेश्चंस आएंगे भी आगे आएंगे, एक बार मैं पूरी इसके थ्योरेटिकल पार्ट में बता दे रहा हूँ। जब इसका अगर एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे देखेंगे कैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। वृत्त, सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जैसे एक ये हमने सर्कल बना लिया, वृत्त बना लिया, है ना, ये वृत्त है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसको यहाँ इस बिंदु से देखिए, ये वाला, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? यहाँ से यहाँ एक छोर से इसके दूसरे छोर को अगर जिसको मिलाते हैं, छोर को मिलाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? व्यास कहते हैं। यानी ये व्यास है, ये व्यास है, और कोई व्यास हो सकता है? बहुत सारा व्यास हो सकता है। यहाँ से इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको इसको इसको, अनगिनत व्यास, एक वृत्त में अनगिनत व्यास हो सकते हैं। लेकिन जो भी व्यास होंगे सबका लंबाई एक ही होगा, अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक व्यास मान लेते हैं ये है। जब व्यास का आधा कर देंगे त्रिज्या होगा। अगर ये व्यास है, इसको आधा कर दिए तो ये त्रिज्या हो गया, है ना। ये व्यास मान लिया, ये अगर व्यास है तो इसका आधा कर देंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये व्यास मान लिया, है ना, ये जो दिख रहा है आपको डार्क लाइन, ये यहाँ इसको पूरा हम आगे तक मिला देंगे तो ये भी एक व्यास ही है। मैंने कहा है इस छोर से इस छोर को, और केंद्र से अगर वो पास करी वो बिंदु तो उसको व्यास कहते हैं ना। तो ये भी रेखा व्यास कहला जाएगी, और उसका आधा कितना हो जाएगा? ये त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी व्यास होते हैं सबकी लंबाई आपस में समान होती है ना। अगर यहाँ से यहाँ ये जो व्यास है और उसको केंद्र से पास करते हुए इस तरफ चला गया तो व्यास की जो भी लंबाई है वो इसकी इतना लंबाई होगा, ये भी उतना ही लंबाई होगा। तो जितने भी व्यास है सबकी लंबाई एक हो गई। अब व्यास की लंबाई एक हो गई, उसका आधा अगर करेंगे त्रिज्या कहलाता है। तो जितनी भी त्रिज्या होंगी वृत्त में सारी सबकी लंबाई एक होगी। यानी ये वाली रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, कोई भी हम बात करें त्रिज्या तो सबकी लंबाई एक होगी। ठीक है, तो व्यास होता है उसका आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। जितना भी व्यास दिया होगा उसका आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? त्रिज्या कर जाएंगे, त्रिज्या मिल जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या है आपका? त्रिज्या। आर गुना आर करेंगे तो आर स्क्वायर हो गया। अच्छा, हम अगर डी मतलब क्या होता है? डायमीटर होता है, व्यास होता है।
आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, d/2। मैंने कहा आपको आर क्या था, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो इस आर के जगह पे मैं d/2 लिख दूँ, और स्क्वायर है, आर स्क्वायर है तो यहाँ भी आर स्क्वायर होगा, यानी पाई d/2 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, पाई d²/4। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग आर के रूप में अगर देखना चाहें तो पाई आर स्क्वायर, और डी डायमीटर के रूप में देखना चाहें तो पाई d²/4। दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। है एक ही सूत्र है, उससे इसको आप बदल लेंगे, लेकिन एकदम कंठस्थ होना चाहिए ये दोनों सूत्र, पाई d²/4 और पाई आर स्क्वायर। परिधि क्या होता है, परिधि इसको बोलते हैं ना, बाहर बाहर का जो क्षेत्रफल है ना, परिमिति जिसको हम लोग बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं उन सब। लेकिन जब हम लोग वृत्त पढ़ते हैं उसके लिए एक नया शब्द आ जाता है, परिधि। तो परिधि क्या होता है, पाई इंटू डी, है ना, डायमीटर, और उसमें हम लोग कर देंगे किसी गुना, पाई से गुना। या फिर हम लोग डायमीटर के जगह पे हम लिखेंगे तो क्या, अगर त्रिज्या क्या होता है, डायमीटर का 2 गुना होता है। डायमीटर के जगह पे 2 गुना आर लिखेंगे, पाई वैसे का वैसा हो गया, 2 गुना आर लिखेंगे। ठीक है। कोई पूछे त्रिज्या क्या होता है डायमीटर का, व्यास का आधा, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो पाई डी। अच्छा, पाई क्या होता है, पाई जहाँ भी देख रहे हैं आप, पाई पाई का मतलब क्या होता है, 22/7, 22/7। पाई जहाँ भी लिखा हुआ है उसके जब हम क्या वैल्यू रख देंगे, 22/7। जब भी क्वेश्चन बनाना होगा तो पाई की जगह 22/7 लिख दिया, आर मान लेते हैं हम लोग को 7 दिया हुआ है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर 7 है तो परिधि निकाले। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना पाई यानी 22/7, और गुना परिधि 7, और त्रिज्या 7। तो त्रिज्या 7 दिया हुआ तो 7 से 7 कट गया, 2 गुना 22, 44 सेंटीमीटर। ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। खोखला वृत्त, जैसे कि ऐसे कोई वृत्त है, दूसरा ऐसा कोई वृत्त दिया हुआ है। ठीक है। ऐसा कोई अगर वृत्त बना हुआ है ना, ऐसा अगर आपसे आपके पास ऐसा कोई वृत्त है, इसके बीच से इसको हमने ऐसे काट लिया। ठीक है। बीच से अगर हमने ऐसे काट लिया तो ये वाला जो भाग बचेगा हमको दिखेगा कौन सा, बस ये वाला भाग है ना, ये काट के निकाल लिया। तो इसका अगर क्षेत्रफल कोई आपसे पूछता है, इसका क्षेत्रफल आपसे कोई पूछता है तो कैसे निकालेंगे। खोखला वृत्त इसको कहते हैं, एक बड़ा सा ऐसा है वृत्त है, उसको काट के आप निकाल लेंगे। तो जो बाहर का जो ऐसे पतला पट्टी टाइप बचेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए, अगर सिर्फ जैसे एक रोटी है ना, रोटी है, गोल सी रोटी है। ठीक है। उसका क्षेत्रफल अगर अगर उसका त्रिज्या आर दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 20 से एक छोटी सी उसमें से हम गोल सा कुछ काट के निकाल लेते हैं तो उसका क्षेत्र, और उस जो काट के निकालते हैं अगर वो भी वृत्त है, तो अगर उसका त्रिज्या आर है तो बड़ा वाला कितना था पहले, पाई आर स्क्वायर। बड़ा आर था तो बड़ा आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। उसमें से क्या निकाल लिया हमने, छोटा, जो छोटा वृत्त निकाला उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका त्रिज्या आर है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यानी बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर, उसमें से छोटा हमने निकाली पाई आर स्क्वायर, तो बच गया वही तो क्षेत्रफल बच गया ना। ठीक है। एक बड़े वृत्त से हमने छोटा वृत्त निकाल लिया तो बच्ची पतली सी जो पट्टी साइड साइड से बची वही उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो बड़ा वाला जो था चीज है ना, बड़ा वाला वृत्त था उसका क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे जो छोटा हमने निकाला है, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यानी कि पाई बड़ा आर, यानी जो भी वो 10, 20, 30 दिया होगा, छोटा जो निकालेंगे 4, 5, 6 सेंटीमीटर जो भी दिया होगा उसका क्षेत्रफल, यानी बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल, यही करना है। वृत्तखंड, देखिए वृत्तखंड क्या होता है, जैसे ये आपका वृत्त बना हुआ है। ठीक है। ये आपका वृत्त है, ये तो ये आपका त्रिज्या हो गया। यहाँ से कोई किसी भी कोण पे मैंने एक ऐसे रेखा खींच दिया है ना, किसी भी कोण पे ये जो एंगल बन रहा है, या 30-40 डिग्री का जो भी बन रहा है ऐसे, तो ये इसको कहते हैं चाप। ए बी ओ बी क्या हो गया, ये वाला जो भाग हो गया चाप हो गया। और ये वाला जो क्षेत्रफल जो मैंने शेड किया हुआ है, इसको शेडेड पोर्शन जो है आपका ये वाला, इसको बोलते हैं, क्या आप बोलते हैं, वृत्तखंड। तो आपसे पूछा जाए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, यानी हमको ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, तो आपको लगेगा अरे सर ये बड़ा मुश्किल हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल तो पता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये तो आपको क्षेत्रफल पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, इंटू थीटा बटा 360। अब थीटा क्या आ गया, 360 क्या आ गया, देखते हैं। थीटा तो यही है, ये जो कोण बन रहा है उसको थीटा बोलते हैं, जितना भी हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70 जो भी होगा वो थीटा हो जाएगा, और 360 डिग्री आपको पता ही है।
ठीक है, तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बन पाए। कैसे आता है अगर आप देखें तो, देखिए 360 डिग्री कोण पे क्षेत्रफल कितना होता है, पाई स्क्वायर। मतलब ये अगर यहाँ से हम लोग पूरा 360 डिग्री ऐसे घूमते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ जब घूम के आ गया 360 हुआ ना, जब पूरा घूमते हैं तो जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से आया तो ये क्षेत्रफल मिला, यहाँ तक जाते तो ये वाला क्षेत्रफल पूरा मिलता, यहाँ तक आते ये वाला मिलता, यहाँ तक आते तो ये वाला मिलता, पूरा अगर यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गए तो पूरा क्षेत्रफल, है ना। तो यानी 360 डिग्री कोण पे कितना क्षेत्रफल मिलता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, जो कि पूरे एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो उसी तरह से आपका 1 डिग्री घूमने पे पाई आर स्क्वायर बटा 360, है ना। एक जब भी बात करते तो वो इसके नीचे में बट्टे में आ जाता है। और थीटा डिग्री की बात करें तो यानी यहाँ से अगर हम थीटा पे सिर्फ घूमते हैं तो कितना होगा, तो यानी थीटा पे घूमेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 था ही, गुणा थीटा हो जाएगा, है ना। ज्योमेट्री मेथड एक एक नियम में आपने देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन आता है ना, एक जब आता है तो नीचे में आ जाता है और कोई भी चीज़ एक के बाद आता है तो वो गुणा में आता है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट यही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यही वाला सूत्र आ गया। ठीक है, समझ में आया कैसे आया तो ठीक, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन, आपको ये सूत्र याद कर लें, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 किसके लिए है, आपका वृत्तखंड के लिए। चाप, चाप की लंबाई यानी ओबी अगर आपसे पूछ रहा है ये कितना होगा, तो ये भी वैसे ही है, पूरा अगर हम 360 डिग्री घूमते हैं तो कितना मिलता है हमको, 2 पाई आर, ये तो है परिधि 2 पाई आर, और हम 360 घूमते तो 2 पाई आर मिलता है, और सिर्फ हम थीटा घूमेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, ये वाला थीटा पे। तो यानी ओबी की लंबाई क्या हो जाएगा, चाप, तो 2 पाई आर बटा 360 इंटू थीटा। वहाँ देखिए क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ चीज़ था, क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ चीज़ था तो इसलिए पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुना थीटा था। यहाँ पे क्या है, परिधि से जुड़ा हुआ चीज़ है, इसलिए इसको हमने 2 पाई आर बटा 360 गुना थीटा हुआ। ठीक, क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त इलिप्स जिसको कहते हैं, दीर्घवृत्त क्या होता है, इलिप्स। जैसे ये कोई भी इलिप्स है, इसको ऐसी आकृति को इलिप्स बोलते हैं, जो वृत्त नहीं होता है, चपटा होता है। अब देखिए जैसे वृत्त होता है उसमें मैंने बताया था, कहीं से भी ले लें आप, ऐसे अगर बनाए तो ये वाला उसका व्यास सब समान होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये लंबाई ज़्यादा है, ये लंबाई कम है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं बड़ा अक्ष और इसको बोलते हैं छोटा अक्ष, है ना, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। इसमें एक, उसमें एक केंद्र होता था, इसमें फोकस होता है, चूंकि एक बिंदु तो है नहीं ऐसे जिसको हम गोल घुमाने पे गोल मिल जाएगा, ये 2 बिंदु होता है, एक F1 होता है, F2 होता है, इसको फोकस बोलते हैं। एक फोकस ये है, दूसरा फोकस ये है, ठीक है, 2 फोकस हो गया आपका। तो ये वाला जो लंबाई है इसको बोल देंगे हम अक्ष, ये छोटा अक्ष, ये बड़ा अक्ष। अच्छा, ये छोटा अक्ष का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा अर्धअक्ष यानी लघु अर्धअक्ष, और ये बड़ा वाला का आधा करेंगे यानी ये वाला अगर दूरी निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका लघु अर्धअक्ष, ये दीर्घ अर्धअक्ष। दीर्घ अक्ष यहाँ से यहाँ, उसका आधा कर देंगे तो ये वाला दूरी, यानी हमको इससे और इसकी लंबाई से मतलब होगा। तो यानी देखिए वही चीज़, छोटा अर्धअक्ष मतलब d/2, है ना। अगर इसको स्मॉल डी मानते हैं तो इसका आधा कितना हो गया, ये वाला दूरी, तो उसको d/2 मान लिया। बड़ा अक्ष अगर यहाँ से यहाँ तक है, डी है, कैपिटल डी है, तो उसको d/2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, तो यानी कैपिटल d/2, है ना। तो d/2 को हमने मान लिया स्मॉल आर, कैपिटल d/2 को मान लिया कैपिटल आर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई d/2 गुना d/2, अलग अलग डी है तो पाई/4 डी गुना डी हो जाएगा। और अगर आर के रूप में हम लिखना चाहें तो d/2 की जगह पे क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, स्मॉल d/2 की जगह छोटा आर लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई गुना आर गुना आर। आप एक चीज़ देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर गुना आर यानी पाई आर स्क्वायर। यानी इसमें दोनों, चूंकि जितना वृत्त दो अगर मतलब जो भी उसका त्रिज्या बनता है वो एक ही होता है, यानी आर आर सेम होता है, इसलिए हम लोग आर गुना आर करते तो आर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे ये वाला आर और ये वाला अलग अलग है, तो दोनों को हमने अलग अलग गुना किया है, यानी कैपिटल आर गुना आर, तो पाई आर आर, ये हो गया आपका एलिप्स का क्षेत्रफल। परिधि 2 पाई इंटू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई 2, है ना। ये जो परिधि है 2 पाई आर होता है आपका वृत्त में। यहाँ पे आर के जगह पे एक आर, चूंकि यहाँ पे तो है नहीं, 2 आर है, तो उसका हमने क्या ले लिया है, मीन स्क्वायर रूट एवरेज ले लिया हमने, तो आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर बाई
टू कर लिया तो इस तरह से आपका इसका और इसे निकल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और आगे जो भी आकृतियां हैं उसका भी क्षेत्रफल निकालना देखेंगे। ठीक, थैंक यू।